सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो कमेंट में यस बताइएगा। ओके, गुड गुड गुड। ओके, मेरी वीडियो और ऑडियो मेरी क्लियर आ रही है तो यस टाइप कीजिए। आई श्योर अभी आ रही है, अभी आपने जवाब दिया है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द आर्ट ऑफ वेट लॉस मिनी वर्कशॉप में। इसमें 1 घंटे के अंदर आप सीखेंगे कि किस तरीके से आसान योगा अभ्यास आपके वजन को घटाएं। तो देखिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जरूरत ये है कि आपको सबसे पहले आपके पास में एक योगा मैट हो, उसके ऊपर आप बैठ जाइए या खड़े हो जाइए। दूसरा कि जब भी आप कोई भी योगाभ्यास कुछ भी आप अपनी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी के लिए करें, तो स्पेशल रोज कम से कम 30 मिनट का समय ब्लॉक रखिए खुद के लिए कि इतना समय आपको देना ही है। 2 4 5 मिनट कुछ भी करते हैं तो वहां से आपको नतीजे नहीं मिलते। एटलीस्ट आधा घंटा स्वयं के लिए होना चाहिए। दूसरा कि जो भी योगाभ्यास मैं आपको कराने वाला हूं आज 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहला भाग है सूक्ष्म व्यायाम, जो कि 5 से लेके 10 मिनट तक करेंगे। उसके बाद में करेंगे 9 तरीके के योगाभ्यास। तो योगाभ्यास कौन कौन से हैं? तो उसमें है सिटिंग बॉडी रोटेशन, दूसरा है अर्धशल्वासन, तीसरा पूर्ण शल्वासन, चौथा धनुषासन, पांचवा पवन मुक्तासन, छठवां सर्वांगासन, सातवां नटराज आसन, आठवां है अ, पर्वतासन और नौवां है योग मुद्रा। तो यह तरीके के 9 योगाभ्यास करेंगे। उसके बाद में करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो पूरा सीक्वेंस जो है वो 30 मिनट का है। तो 30 मिनट अगर आप उसको एक के बाद एक करेंगे तो ना तो आपका शरीर थकेगा, दूसरा आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो इस 30 मिनट के अंदर 10 10 मिनट में तीनों चीजों को डिवाइड करेंगे। शुरुआत में बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम, बहुत ही नॉर्मल तरीके के। उसके बाद में योगाभ्यास जिसमें बॉडी पॉस्चर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। कोई भी योगाभ्यास जल्दी जल्दी नहीं किया जाएगा। बॉडी पॉस्चर यानी किसी भी आप आसन में रुकते हैं तो वहां पे होल्ड करना है। 2 तरीके के योगाभ्यास तरीके से किया जाता है। एक तो किया जाता है जल्दी जल्दी, ओके। दूसरा किया जाता है कि आप किसी भी पॉस्चर को उसमें रहें। तो जिस पॉस्चर में आप रहते हैं वैसा ही आपका शरीर शेप लेता है। तो पॉस्चर वाला सिस्टम जो है उन लोगों के लिए अच्छा है जो बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, ओके। दूसरा नाड़ी शोधन प्राणायाम जो आखिर में आपको कराऊंगा। तो हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं अगर वह स्थिर हो जाए हमारा, तो हमारा शरीर और हमारा दिमाग दोनों ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले आप योगा मैट के ऊपर खड़े हो जाइए। तो सभी लोग योगा मैट के ऊपर खड़े हो चुके हैं। तो सबसे पहले करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम इसलिए जरूरी है, शुरुआत में आपकी बॉडी के अंदर जो भी जोड़ है, आपके जो भी जॉइंट है, वह सही तरीके से वर्क करें। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाथों को दोनों को क्रॉस करेंगे, ऊपर रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे। जैसा मैं कर रहा हूं मेरे साथ में लगातार आप करते जाएंगे तो आपको आसानी होगी। और कोई भी आपके क्वेश्चन है तो कमेंट में आप डाल दीजिएगा, आखिर में सभी क्वेश्चन के मैं जवाब दूंगा। खुद को स्ट्रेच करेंगे, पंजों के बल खड़े होंगे, ऊपर खींचेंगे जितना ऊपर आप खुद को ले जा सकते हो। स्ट्रेचिंग और रिलैक्स। एक बार और।
खुद को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, जितना खींच सकते हो उतना खींचेंगे और रिलैक्स। गर्दन को घुमाएंगे, जब नीचे जाएंगे श्वास छोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे श्वास को लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज, कानों को रगड़ेंगे, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक कानों को रब करेंगे। कानों की रगड़ाई, पूरे कानों को ऊपर से लेके नीचे तक रब करेंगे। हाथों को सीधा रखेंगे, हथेलियों को बंद करेंगे, मुट्ठी बंद, और पूरी कलाई को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। कंधों पे, शोल्डर पे हाथों को, और पूरे शोल्डर को घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कलाई को पकड़ेंगे और झुकेंगे, लेफ्ट साइड में झुकेंगे जितना आप झुक सकते हो। अब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ेंगे और राइट साइड में झुकेंगे। रिलैक्स। कमर के ऊपर हाथ को रखेंगे और कमर घुमाएंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पैरों के बीच में 1 फीट का फासला रखेंगे और रिलैक्स। राइट फुट को आगे करेंगे और सर्कल बनाएंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आगे पीछे, और पैरों को झटके देंगे। ऐसा ही दूसरे पैर के साथ में। और 3 झटके। हाथों को सीधा, और धीरे धीरे नीचे आएंगे, धीरे धीरे नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे। होल्ड करेंगे।
और वापस ऊपर आएंगे। तो यह थे सूक्ष्म व्यायाम। इसके बाद में अगर आप देखिए, इस व्यायाम को करने के बाद में अब करेंगे जो 9 तरीके के योगाभ्यास जो आपको बताने जा रहा हूं, तो उनको आप दोहराएंगे। तो जितने भी आगे के योगाभ्यास आज के हैं, ये बैठ के या लेट के होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बैठ जाइए योगा मैट के ऊपर। चलिए एक और सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। जैसा कि सभी लोगों को मालूम होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, तो उनको कैसे एक्टिव किया जाए और उनको करने का सबसे आसान तरीका। कई बार होता यह है कि हमारे ओवरवेट की वजह से हमारा जो पैरों में दर्द होने लगता है या हमारे शरीर के अंदर झुंझुनाहट होने लगती है, तो उसको सही करने के लिए आसान तरीका बता रहा हूँ। बैठे बैठे जब भी आप कभी बैठे हो, तो उसके इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो करना यह है, अपने जो भी पैर के तलवे हैं, इनको इस तरीके से हाथों से मुक्के टाइप का मारना है। इनको हिट करना है पैरों के दोनों ही तलवों को। तो जिससे होगा ये कि आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबेंगे और आपको अच्छा फील होगा। तो इसको भी आप सूक्ष्म व्यायाम में इसको आप शामिल कर सकते हैं। देखिए, जितना आसन के बारे में बात करते हैं कि आसन कौन सा अच्छा है, तो जो आसन में आपको अच्छा महसूस हो वह अच्छा है। पर वजन घटाने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो वज्रासन सबसे बेस्ट है। वज्रासन में बैठने के लिए दोनों पैरों के घुटनों के ऊपर आप बैठ जाइए और पीछे की तरफ बैठ जाइए। बस इतना आसान है। जितना ज्यादा इस पोजीशन में आप बैठेंगे, उतना ही आपका वजन तेजी से कम होगा। क्योंकि मोस्टली लोगों को अगर देखा गया है, तो वह सही तरीके से बैठना ही नहीं जानते। कई लोगों की आदत है आराम से बैठ जाएंगे, कमर झुकी हुई, कंधे झुके हुए। अरे, यह बैठने का पोस्चर नहीं है। कभी भी बैठे, चाहे कुर्सी पे बैठे चाहे सोफे पे बैठे, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होना चाहिए। ओके, तो अब करने वाले हैं बॉडी रोटेशन। पहला 9 योगाभ्यास में पहला योगाभ्यास, सिंपल सरल। आपके सभी क्वेश्चन जो भी आप पूछेंगे इस सेशन के आखिर में उसके जवाब दूंगा। तो लिखते जाइए अपने सारे क्वेश्चन, कमेंट में आप डाल दीजिएगा। सभी के जवाब मैं आखिर में दूंगा। ओके, तो बॉडी रोटेशन के लिए आप पद्मासन या सुखासन, इस पोजीशन को जिसमें मैं बैठा हूं, इसको सुखासन कहा जाता है। तो सुखासन में बैठ सकते हैं आप। वरना अर्ध पद्मासन, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, यह होता है अर्ध पद्मासन। और अगर दोनों पैर क्रॉस में आप कर लेते हैं, तो यह होता है पद्मासन। तो बॉडी रोटेशन करने के लिए आप बैठ जाइए, हाथों को घुटनों के ऊपर रख लीजिए। नीचे जाएंगे, श्वास को खाली करेंगे, ऊपर जाएंगे, श्वास भरेंगे। आंखों को बंद रखेंगे। पूरी श्वास भरेंगे, पूरी श्वास खाली कर देंगे।
अपनी सांसों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जितना ज्यादा आप बॉडी को रोटेट करेंगे, जितने आराम से, जितना दूर तक, उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल है। 'एंटी क्लॉकवाइज'। श्वास के ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे। जब भी ऊपर जाएंगे श्वास पूरी भरेंगे, और नीचे जाएंगे श्वास पूरी खाली करेंगे। और रिलैक्स। तो यह था पहला आसन, बॉडी रोटेशन। यानी कि बॉडी रोटेशन के जरिए जब आपने किया इसको, तब आपने महसूस किया होगा कि आपका शरीर नीचे जाता है, तो पेट के ऊपर दबाव पड़ता है। दूसरा, इस पोजीशन में देखिए, हमारा जो भी पुराने समय की अगर बात की जाए, तो लोग सिर्फ अपने आसन में बैठ के, यानी कि सिर्फ सीधे बैठ के, वज्रासन, पद्मासन, इसमें ही बैठ के जो लोग बैठते थे, उनको कभी भी कोई भी बीमारियां नहीं होती थी। पर जैसे जैसे आधुनिक संस्कृति आती गई, हम और आप सोफे के ऊपर, चेयर के ऊपर, जमीन पे इवन बैठना तो भूल ही गए हैं। तो कई सारे घरों में तो ऐसी व्यवस्था है कि कहीं बैठने के लिए घर में जमीन पे कोई अलाउ ही नहीं करता है, जो भी बैठेगा सोफे पे बैठेगा। तो अगर आप हमेशा सोफे के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठे रहते हैं, तो ट्राई कीजिए ज्यादा से ज्यादा समय तक जमीन पे आप बैठ सके। एटलीस्ट अगर आप दिन में कभी भी जमीन पे नहीं बैठते हैं चलेगा, पर जो भी आप भोजन को ग्रहण करते हैं, जो भी आप खाना खाते हैं, तो उस पोजीशन में आप अगर जमीन पे बैठ के खाएंगे, तो आप जमीन से जुड़े हुए ही रहेंगे। दूसरा, आप जो भी भोजन कर रहे हैं वह सही तरीके से डाइजेस्ट भी होगा, क्योंकि चेयर पे बैठने का कल्चर कभी भी आयुर्वेद के हिसाब से कभी नहीं रहा। और जैसा कि आज के समय में हम देखते हैं कि शादी विवाह में जाते हैं, तो वहां पे जिस तरीके का भोजन होता है, जिसको बफे कहा जाता है, बफेट कहा जाता है, उस कल्चर में तो लोग खड़े होके ही खाते हैं। तो हमारी संस्कृति कभी भी इस तरीके की नहीं रही है कि आप खड़े होके खाएं, चलते हुए खाएं, या फिर इवन पानी भी कभी कोई, अगर आप पुराने जमाने में लोगों से अगर आपने देखा हो, तो वह कभी खड़े होके पानी तक नहीं पीते थे। तो इसका सीधा सीधा कारण यही है कि आप जो भी भोजन ले रहे हैं वह सही तरीके से जाना चाहिए और सही तरीके से डाइजेस्ट होना चाहिए। तो बैठने का सबसे पहला कंसेप्ट ही यही है। अगर आपको कोई भी योगाभ्यास सीखना है, तो सबसे पहला आता है उसके अंदर आसन। तो आसन ही आपका अगर खराब है। दूसरा, कि जब भी आप झुके हुए बैठते हैं, तब आपने देखा होगा जैसा हमारा बॉडी का पोस्चर होता है, वैसा ही हमारा मन हो जाता है। तो मन इन द सेंस कि अगर आप, एक छोटी सी घटना बताता हूँ, छोटा सा आप रिलेट करेंगे इस चीज से, आप बहुत जल्दी रिलेट करेंगे। तो अगर मान लीजिए बाजार में कोई एक ऐसा व्यक्ति जा रहा है, बिल्कुल आराम आराम से चल रहा है, कंधे जिसके झुके हुए हैं, और उसके गले में एक सोने की चेन पहने हुए, अच्छी सी बढ़िया सी, पर उसके कंधे डाउन है, चलने में थोड़ा सा बॉडी शेप सही नहीं है, और लो प्रेशर, लो मतलब एनर्जी से है। और उसी के साथ में अगर एक आदमी ऐसा चल रहा है जिसका बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा है, कंधे उसके ऊपर हैं, सिर सीधा है, भले ही उसका बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और वह थोड़ा अलर्ट है, और गले में वह भी सोने की चेन पहने हुए है। पर एक जब चोर आता है, या फिर कह सकते हैं कि लुटेरा आता है, तो आप समझ सकते हैं किस व्यक्ति को टारगेट करेगा। क्या एक स्ट्रांग व्यक्ति को जिसका बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा है,
या वह सही तरीके से चल रहा है, या उस व्यक्ति को जो बिल्कुल निराश होके चल रहा है, चेहरा उतरा हुआ है, कंधे झुके हुए हैं। तो आपने भी देखा होगा जब भी इस तरीके से कोई भी चोरी करने या लूट करने जाता है तो हमेशा कमजोर व्यक्ति को निशाना बनाया जाता है। जैसे कि जंगल का नियम कहते हैं ना कि अगर शेर कभी शिकार करता है तो वह उन जानवरों का शिकार पहले करने की कोशिश करता है जो कुछ बीमार होते हैं। ओके, तो जंगल का कानून ही यही है। अगर आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं, आपका बॉडी पोस्चर अच्छा नहीं है, तो कोई भी आपको आसानी से टारगेट बना लेगा। दूसरा, आपका जैसा बॉडी का पोस्चर होता है, जैसा आप अपने शरीर को रखते हैं, इवन अगर कंधे भी आपके डाउन है तो आपने महसूस किया होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो यही सबसे पहला जो बताया गया पोस्चर यानी कि आसन। तो आपके आसन जो है, सबसे पहला आसन जो है आपके बैठने, उठने और चलना, ये 3 आसन मुख्य होते हैं। तो अगर आप चल रहे हैं कभी, तो कोशिश करिए थोड़े कंधे आपके शोल्डर ऊपर की तरफ हो, ना कि झुके हुए। ओके, चेहरे पे आप स्माइल भी रख सकते हैं, जिससे आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। और जैसे हमारे चेहरे की भाव भंगिमा होती है, उसी तरीके से हमारा मन भी होता है। तो चेहरे पे स्माइल रखिएगा, कंधों को ऊपर कीजिएगा और चलने में स्टेबिलिटी लेके आइएगा। यह तभी आएगी जब आप सही तरीके से बैठना सीख जाएंगे। ओके, तो कई बार होता क्या है कि लोग बहुत आगे का जानना समझना चाहते हैं, पर बेसिक लेवल की चीजें जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक बहुत आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो होता क्या है कि जब भी आपने भी देखा होगा जब बच्चों को हम चलिए 1 2 3 सिखाते हैं तो 1 से लेके 10 तक सिखाने में बहुत समय लगता है। 10 से लेके 20 तक सिखाने में थोड़ा कम समय लगता है। जैसे ही वे 20 30 तक पहुंचते हैं, 100 तक बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं, लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो बेसिक चीजों पे थोड़ा समय लगाइए, जिससे आगे के जो एडवांस जो योगाभ्यास है उनको करना आसान हो। दूसरा, जैसा कि मैं पहले भी लगातार कहता रहता हूं कि हर योगाभ्यास हर व्यक्ति के लिए नहीं है। आपको अपनी बॉडी के अनुरूप, आपको अपनी समस्याओं के अनुरूप समझना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा है। ओके, तो यह बहुत ही बेसिक लेवल के योगाभ्यास हैं आज के, जो डेली लाइफ में कोई भी कर सकता है। और अगर आप बीमार हैं बहुत ज्यादा तो इनको मत कीजिएगा। खास तौर से अगर फीमेल्स जिनको मासिक समस्या रहती है या फिर पीरियड्स का उनके दिन चलते हैं तो उस समय मत कीजिएगा। ठीक है, तो इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सभी चीजों का रामबाण इलाज आज का जो योगाभ्यास है, जिसको पद्म साधना कहा जाता है। तो पद्म साधना बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत ही सीक्वेंस से डिजाइन किए हुए योगाभ्यास है, जो बहुत ही इमीडिएटली रिजल्ट देते हैं। और इसको करने के बाद आपको थकान नहीं होती है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ रहता है। ओके, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज या फिर योगाभ्यास नहीं है इसके अंदर। तो करना सरल है, करना आसान है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसा आप करते जाइए। तो पहला हमने सीखा बॉडी रोटेशन, यानी कि पूरी अपर बॉडी को पूरा घुमाना। और जितने अच्छे तरीके से करेंगे आप उतना ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा हम करने वाले हैं सलवासन। तो देखिए, सलवासन के 3 इसके अंदर स्टेप हैं। तो पहला है अर्ध सलवासन, राइट पैर से। दूसरा है लेफ्ट पैर से। और उसके बाद में है पूर्ण सलवासन, यानी कि दोनों पैरों के साथ में। तो अर्ध सलवासन के लिए पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथ कमर के नीचे, पैर सीधे, कमर सीधी। अर्ध पद्मासन में राइट पैर को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड करना बहुत अच्छा होता है।
रिलैक्स। अब लेफ्ट फीट के साथ में 1 से लेकर 2 फुट तक ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे। रिलैक्स। दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे। पूर्ण शलभासन। और रिलैक्स। तो ये था अर्ध शलभासन, पूर्ण शलभासन। ओके, नॉर्मल बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक हर आसन में होल्ड करिएगा। अब नेक्स्ट आसन जो करने वाले हैं वह है धनुरासन, यानी कि जिस तरीके से धनुष आपने देखा है उस तरीके की पोजीशन शरीर के साथ में बनेगी। तो फिर से पेट के बल लेट जाएंगे। हाथों से दोनों पैरों को पकड़ेंगे और शरीर को ऊपर उठाएंगे। जो भी आपका वेट है पेट के ऊपर आएगा, नाभि के ऊपर। जितना आप खींच सकते हो खुद को आराम से उतना खींचेंगे। तीस सेकंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। और रिलैक्स। तो ये था धनुषासन। अब इसके बाद करने वाले हैं पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन भी 3 स्टेप होंगे इसके अंदर। लेफ्ट पैर से, राइट पैर से, उसके बाद बोथ दोनों पैरों के साथ में पवन मुक्तासन। तो लेट जाएंगे सीधे, कमर सीधी, रिलैक्स। राइट पैर को ऊपर करेंगे, घुटने के ऊपर दोनों हाथों को रखेंगे और नाक से या थोड़ी से या माथे से लगाने का घुटने का प्रयास करेंगे। जब भी आप पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो आपके पेट के ऊपर दबाव पड़ेगा। आपको अपनी पूरी श्वास को खाली करना है। अब दूसरे पैर के साथ में
तो ये था पवन मुक्तासन। अब पूर्ण मुक्ता पवन मुक्तासन करेंगे दोनों पैरों के साथ में। दोनों घुटनों को आपस में मिला लेंगे और दोनों घुटनों को एक साथ पकड़ेंगे और घुटनों को जितना हो सके चेहरे के करीब लेके जाएंगे। और रिलैक्स। अब एक बार और करेंगे। थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स देंगे। कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द सभी गायब, पेट की गैस सब गायब। तो यह था पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन में एक पैर का इस्तेमाल करेंगे। पूर्ण पवन मुक्तासन में दोनों पैर का। और जिस तरीके से मैंने आगे पीछे लुढ़कना बताया था वह करेंगे। अब करने वाले हैं सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के लिए योगा मैट के ऊपर लेट जाइए, पीठ के बल। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, कमर के नीचे हाथों को लगाएंगे। पैर आसमान की तरफ। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक इस पोजीशन में रुकेंगे। और रिलैक्स। तो यह था सर्वांग आसन। अब हमारा सातवां जो आसन है वह है नटराज आसन। तो नटराज आसन जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि शिव भगवान की जो नटराज पोजीशन है उसको लेके आना। तो उसके लिए लेट जाएंगे पीठ के बल, हाथों को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ फैलाकर सीधे हाथ। राइट फुट को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और सिर से देखेंगे राइट हैंड को। लेफ्ट फुट राइट साइड जाएगा जितना आप ले जाएंगे और चेहरे से आपको राइट हैंड की तरफ देखना है। नटराज आसन 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। अब लेफ्ट पैर को राइट साइड में लेके जाएंगे और लेफ्ट साइड में देखेंगे राइट लेफ्ट हाथ को।
तो यह था हमारा 7वां आसन, नटराज आसन। अब इसके बाद करने वाले हैं पर्वत आसन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिसमें भी आप बैठ सके बैठ जाइए। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और उंगलियों को बंद कर लेंगे, सिर्फ अंगूठा और अंगूठे के बगल वाली उंगलियां जुड़ी रहेंगी, बाकी उंगलियां बंद रहेंगी। और इस पोजीशन में रुकेंगे जितना आप रुक सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट तक। आसान आसन है, बॉडी को शेप में लेके आने वाला आसन है, अपर बॉडी को। आंखों को बंद रखेंगे। पर्वतासन, श्वास के ऊपर ध्यान लगाएंगे। चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल। और रिलैक्स। अब करेंगे योग मुद्रा, 9वां हमारा आखिरी आसन, योग मुद्रा। तो योग मुद्रा करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की हथेली को, कलाई को पकड़ेंगे। ओके। और नीचे सिर को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। जितना सिर आपका नीचे जा सकता है उतना अच्छा है। तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कलाई को पकड़ लीजिए और नीचे जाइए, जितना नीचे जाएंगे उतना अच्छा। जब नीचे जाएंगे श्वास को खाली कर देंगे। शुरुआत में किसी भी योगाभ्यास को अभी मैं आपको श्वास के साथ में करना नहीं सिखा रहा हूं, ओके। पर इतना आपको बेसिक ध्यान रखना है कि जब भी शरीर खुलता है तब श्वास को लेते हैं। जब शरीर बंद होता है, जैसे कि अभी योग मुद्रा के अंदर सिर को नीचे लेके जा रहे थे, या पवन मुक्तासन के अंदर पैरों को सिर के पास लेके आ रहे थे, तो हमारा शरीर बंद हो रहा था। तो उस पोजीशन में करना यह है कि आपको जब भी देखो, सीधा सा फॉर्मूला याद रखिए। जब शरीर फैलता है तब श्वास को लेते हैं, और जब शरीर सिकुड़ता है तब श्वास को खाली करते हैं। तो हाथों को पकड़ लीजिए, राइट हैंड की कलाई को लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए और सुखासन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए, अर्ध पद्मासन में, वज्रासन में, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप बैठ जाइए। तो सिर को फिर से जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास को जब नीचे जाएंगे खाली खाली कर देंगे पूरी। और रिलैक्स। यह था हमारा आखिरी आसन, योग मुद्रासन। तो अब इसके बाद में हम करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो देखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है कुछ कुछ अनुलोम विलोम से मिलता हुआ है, पर इसमें जो हम मुख्य रूप से काम करते हैं तो वह होता है हमारा आज्ञा चक्र, या फिर हमारी तीसरी आंख जो है उसके ऊपर प्रेशर देना। तो इसमें करना ये है कि अनुलोम विलोम तो मुख्य रूप से सभी लोगों को मालूम ही होगा, तो वही प्रोसेस है। बस इसमें ये है कि सबसे बड़ी उंगली जो है वह आपको बीच में रखना है, दोनों भौं के बीच में।
और दोनों भव की जो किनारी है उनको रखना है बीच के बगल वाली दोनों उंगलियों को वहां पर। 3 उंगलियां, सबसे बड़ी उंगली बीच में, उसके बगल में दोनों उंगलियां, अंगूठे और सबसे छोटी उंगली से नाक को बंद और खोलेंगे, और जो भी कंसंट्रेशन आपका है वह श्वास के ऊपर लगाएंगे। तो जैसा कि कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा है आप अपनी श्वास के ऊपर ध्यान को केंद्रित करें। तो यह सरल टेक्निक है। तो जब भी आप प्राणायाम करें, कोई भी किसी भी तरीके का प्राणायाम, तो आज मैं आपको जो सिखा रहा हूं नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का मुख्य कार्य यह है आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों को बैलेंस में लेके आना। आपने देखा होगा कि हमारी जो दोनों नासिकाएं हैं, इनसे एक नासिका से कभी कम या किसी से दूसरी से ज्यादा तो वायु का आदान प्रदान होता है। तो उस वजह से होता यह है कि आपके स्वर बिगड़े हुए रहते हैं। आयुर्वेद के अंदर बहुत विस्तार से बताया हुआ है स्वर चिकित्सा। ओके, तो उसी का ही एक पार्ट है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी अगर बैलेंस होगी तो आपका दिमाग भी सही तरीके से वर्क करेगा। और सबसे जरूरी जो इम्पोर्टेंट बात जो है कि आपका कुछ भी करे चाहे नहीं करे वर्क, आपका दिमाग सही तरीके से वर्क करना चाहिए। ओके, तो यह जो सीक्वेंस है कि शुरुआत में बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद में 9 तरीके के योग अभ्यास जिनको पद्म साधना कहा जाता है, और आखिर में नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो यह एक सीक्वेंस है। पूरा अगर 30 मिनट का समय आपके पास में है तो इसको बहुत आसानी से बिना हड़बड़ाहट के आप आसानी से कर पाएंगे। हर योगाभ्यास के लिए 1-1 मिनट का समय पर्याप्त है। और जो मैं आपको बता रहा हूं उसको अगर आप पेपर पेन पे लिख लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, आपको वीडियो प्ले नहीं करना पड़ेगा। अपने नोट्स बनाइए। तो अगर कोई एक अच्छा टीचर है तो हमेशा अपने स्टूडेंट को यही बोलेगा कि लिखिए लिखिए लिखिए। तो मैं भी आपसे बोलूंगा कि लिखिए, अपने नोट्स बनाइए जो आपके लाइफ टाइम आपको काम में आए। ओके, क्योंकि आपका दिमाग बहुत जल्दी चीजों को भूल जाता है। तो अगला स्टेप, जो अगला प्राणायाम जो करने वाले, सिर्फ एक ही प्राणायाम इसके साथ में मैं ऐड करूंगा बस, बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं, क्योंकि यह बहुत ही उन्नत तरीके का सीक्वेंस है। हजारों लाखों लोग इस सीक्वेंस को डेली लाइफ में फॉलो करते हैं आज की डेट में। ओके, तो बहुत ही इम्प्रूव फॉर्मूला, बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि मैंने भी ये सीखा है इसको, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए 5 मिनट से लेके 10 मिनट का समय दीजिए। कोई भी प्राणायाम हो, 10 मिनट का समय सफिशियंट है। तो इतना देना मेरे हिसाब से बहुत सरल है। और 10 मिनट आसानी से कभी भी निकाल सकते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को यह नहीं है कि सुबह ही करें, आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं इसको। पर्याप्त है कि जैसे कि बोलते हैं कि श्री राम भगवान जो करते थे त्रिकाल साधना करते थे, तो यह भी उनके साथ में ऐड था उनके डेली लाइफ में। ओके, तो बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है नाड़ी शोधन प्राणायाम। और इसका इफेक्ट अगर डेली आप करते हैं, दिन में अगर 3 बार भी अगर इसको आप करते हैं, तो इमीडिएटली आपको इसके रिजल्ट दिखना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें भौतिक जगत में ही आपको दिखाई दें, कुछ इंटरनल भी आपका शरीर है, उस पे काम करने की जरूरत है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का इफेक्ट जो है वहां पर पड़ता है। दूसरा, थायराइड और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत जबरदस्त है। तो खास तौर से फीमेल्स, उनके लिए तो बहुत रामबाण है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट अब नाड़ी शोधन प्राणायाम को करेंगे। ना तो बोलना है, ना मैं बोलूंगा, ना आप बोलेंगे, और नाड़ी शोधन प्राणायाम को स्टार्ट करेंगे।
तो आँखों के ऊपर रखिए सबसे बड़ी उँगली को सबसे बीच में, दोनों उँगलियाँ बगल में, आँखों को बंद रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, पद्मासन, सुखासन जिसमें आपको अच्छा लगता हो, उसमें आप बैठेंगे। इवन अगर आप टेबल चेयर पे भी सॉरी चेयर पे भी बैठना चाहें, सोफे पे बैठना चाहें तो वहाँ बैठ सकते हैं। अंगूठे से नाक को बंद करेंगे, राइट साइड को बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से श्वास को खींचेंगे। अब लेफ्ट साइड को सबसे छोटी उँगली से बंद कर देंगे। राइट अंगूठे की साइड से श्वास को बाहर करेंगे, फिर श्वास लेंगे उसी तरफ से और लेफ्ट साइड से खाली करेंगे। सांसों के ऊपर ध्यान। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम यह आपका 3 स्टेप में आज का योगाभ्यास किया। सूक्ष्म व्यायाम 9 तरीके के पद्म साधना के स्टेप किए, इसके साथ में किया नाड़ी शोधन प्राणायाम।
तो अब लेते हैं आपके सारे सवाल, जो भी आपके सवाल हैं, मैं एक-एक सवाल का जवाब देता हूँ। कि सबसे पहला सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि इसको करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात कि आप जब भी इस योगाभ्यास को करें, तो 30 मिनट का समय लेके ही चलें, ओके? तो शुरुआत में अगर आपको 30 मिनट का समय ज़्यादा लगता है, तो तो 10-10 मिनट की जगह आप 5-5 मिनट भी कर सकते हैं, 15 मिनट का भी समय दे सकते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट का समय मिनिमम आपके बिज़ी शेड्यूल में अगर बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, कहीं ज़्यादा काम है, तो 15 मिनट का समय दीजिए, वरना 30 मिनट का मिनिमम समय और मैक्सिमम अगर आपके पास 1 घंटा है, तो 1 घंटा ही इस सीक्वेंस को आप देंगे। रिलैक्स तरीके से हर सीक्वेंस को अगर थोड़ा और ज़्यादा समय देंगे, जैसे कि 9 योगाभ्यास बताए, तो 1-1 मिनट भी अगर 9 योगाभ्यास करते हैं, तो 9 मिनट आपके हो जाते हैं, एटलीस्ट 10 मिनट आपके हो जाते हैं, तो इसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो एक योगाभ्यास देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारी चीज़ें आपको एक दिन में, एक समय में योगाभ्यास में नहीं करनी है। जो भी करना है समझदारी से और निश्चित समय के हिसाब से करना है, कि यहाँ पर हो सकता है कुछ योगाभ्यास आपको मुश्किल लगें, तो मुश्किल के लिए हल ये है कि उसको कम मात्रा में करिए। हो सकता है किसी योगाभ्यास को ज़्यादा समय तक आप कर सकते हो, किसी को कम समय तक कर सकते हो। तो आपको फाइंड करना है कि आपकी बॉडी किस तरीके से वर्क करती है। कौन-सा आसन आपके लिए मुश्किल है, कौन-सा सरल है। तो सरल तो आप कर ही लेंगे, पर मुश्किल के लिए क्या है, करिए। हो सकता है कि शुरुआत में उसको 5 सेकंड ही कर पाएँ आप। हो सकता है कि पूरा परफेक्शन के साथ में नहीं कर पाएँ। तो देखिए, परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना, कि कोई योगाभ्यास एकदम परफेक्ट होगा तभी हम करेंगे। तो देखिए, योगाभ्यास जो है आपको परफेक्ट बनाने के लिए है। आप परफेक्ट होके तब उसको करें, उसके लिए नहीं है। समझे आप? परफेक्ट होने के लिए, मतलब धीरे-धीरे हर चीज़ को जब आप डेली लाइफ में करेंगे, तो वह चीज़ें आसान हो जाएँगी। कोई योगाभ्यास शुरुआत में आप 5 सेकंड तक ही होल्ड कर पाते हैं, पर जैसे-जैसे लगातार आप उसको करते जाएँगे, 5 से 6 सेकंड करेंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, और हो सकता है कि उस आसन को एक समय में आप 5-5 मिनट भी कर सकें। तो यह तरीका है जो काम करता है, क्योंकि मैंने अपने अनुभव के आधार पे ही आपको बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए, सबसे पहली बात, दर्द क्यों होता है? जब भी योगाभ्यास करते हैं तब दर्द क्यों होता है? तो योगाभ्यास करने से दर्द इसलिए आपको होता है क्योंकि उस जगह पर, उस मांसपेशी में इतनी स्ट्रांगनेस नहीं है। तो देखिए, पेन एंड प्लेजर यानी कि दर्द और आराम, तो जब भी आपका शरीर नए तरीके से ढलता है, उसको तो मसल्स टूटते हैं। जब मसल्स टूटते हैं, तो वह दोबारा रिपेयर भी होते हैं। तो टूटना और जुड़ना, इसकी जो प्रोसेस होती है, उस बीच में दर्द आपको होगा। पर यह नहीं है कि एक बार दर्द हुआ तो लगातार होता रहेगा। उस समय के लिए कुछ समय तक वहाँ पर दर्द होगा, पर जैसे-जैसे आप बीच में ब्रेक देके करिए। जैसे एक दिन अगर आपने योगाभ्यास किया, तो अगले दिन के लिए आप रिलैक्स करिए। वीक में जब भी हम स्टार्ट करते हैं, तो लोग, क्या होता है कि शुरुआत में तो पता नहीं होती कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी कैसी है। जैसे कई बार होता है, लोग जिम जाते हैं और पहले ही दिन जाके सारी मशीनें, सारे वेट एक ही दिन में उठाना चालू कर देते हैं। उसकी वजह से होता क्या है, इतना बॉडी में पेन हो जाता है कि वे 6 दिन तक तो जिम जा ही नहीं पाते, और उस वजह से उनको लगता है कि जिम उनके बस की बात नहीं है। तो ऐसा ही योगाभ्यास के साथ में है। शुरुआत में आराम से, बिल्कुल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्टार्ट करें। जल्दबाजी की कोई कोशिश नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ 30 सेकंड या 1 मिनट तक, तो नहीं, उसको आप
15 सेकंड से स्टार्ट करिए अपनी बॉडी की जरूरत के हिसाब से। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का शरीर अलग है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता है आपको। तो खुद को समझना होगा। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। मैं आपको स्ट्रेटेजी दे सकता हूं, आपको ट्रिक दे सकता हूं, आपको टेक्निक दे सकता हूं, पर हर चीज को आपको ही समझना पड़ेगा। जहां पर समझ में नहीं आए वहां पर मैं हूं आपको समझाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए, किसी भी चीज को परफेक्शन के लिए, किसी भी चीज के परफेक्शन में नहीं जाते हैं, पर रिपीटेशन एक दिन में आप कितने भी कर सकते हैं किसी भी आसन के। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आपको अपनी कैपेसिटी को समझना है। तो शुरुआत एक से करिए, धीरे धीरे समय बढ़ाते जाइए, कैपेसिटी आपकी अपने आप बढ़ेगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइएगा। अच्छा, खाना क्या आपका होना चाहिए? देखिए, जब भी हम योग की बात करते हैं तो हमें यौगिक डाइट की तरफ जाना चाहिए, यानी कि सात्विक आहार। तो यौगिक डाइट एक अलग तरीके की डाइट है, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा कि योग के साथ में क्या डाइट होना चाहिए। हाँ, पर सात्विक भोजन आपका होना चाहिए। योग सिर्फ आपके शरीर को सही नहीं करता, आपके मन को भी सही करता है, यानी कि माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, और ज्यादा उसके अंदर सोल्डरिंग हो जाती है, और ज्यादा मजबूत जोड़ हो जाता है। तो लाइफ में प्रॉब्लम हम ज्यादातर तब फेस करते हैं जब हमारा शरीर अलग भागता है और हमारा दिमाग अलग काम करता है। तो कई बार भले ही आपने देखा हो कि कोई भी अगर घोड़ा गाड़ी है तो ओके, तो उसके अंदर एक घोड़ा अगर है तो उसको संभालना आसान है। पर कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे घोड़े से लगा के घोड़े के अंदर, घोड़ा गाड़ी के अंदर पहले के राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे। तो सभी घोड़ों को एक तरीके का प्रशिक्षण दिया जाता था कि आपका यह काम है, आप पीछे रहेंगे, आप आगे रहेंगे। तो ऐसा ही है, हम अपने शरीर और मन और आत्मा तीनों को ही काबू में नहीं कर पाते। और लोग अगर शारीरिक स्तर पे तो चीजों की बात को समझ में आती है, पर अगर कहें कि मानसिक स्तर पर या आध्यात्मिक स्तर पर, तो उनको समझना बहुत ही डीपली नॉलेज है। तो उन चीजों को समझने के लिए, आगे जाने के लिए सबसे पहला जो चरण है तो वह है योगाभ्यास। जब आप योगाभ्यास करेंगे तब आप स्थिर बैठना सीख पाएंगे, शरीर में आपके पेन नहीं होगा। जब आप स्थिर होना बैठ जाएंगे तब आप ध्यान कर सकते हैं, और जब आप ध्यान कर पाएंगे तभी आप परमात्मा से मिल पाएंगे। तो यह सीढ़ियां हैं। ओके, तो योगाभ्यास कह सकते हैं पहली सीढ़ी है, जो भी मैं आपको करा रहा हूं। आगे के लिए बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। और कोई और क्वेश्चन है आपका? ओके, जैसा भी आपके कमेंट हो, जो भी अच्छा लगे, तो पर्सनली तो मुझे मत करिएगा, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, दूसरे लोगों को भी पता चले। और अभी 3 सेशन, 2 सेशन आपके इसमें और हैं, जो एक एक दिन के सीक्वेंस में है। तो आज जो भी आपने सीखा है, जो भी मैंने आपको सिखाया है, तो भले ही आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देख रहे हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हो, कहीं भी, और तो मुझे कमेंट करके वहां पर बताइएगा। यूट्यूब के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर कमेंट में बताइएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो पॉसिबल कोशिश करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन के मैं जवाब दे सकूं। ओके, तो आज का सेशन को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, वहां पर नया कुछ सीखेंगे, नए आसन सीखेंगे, नया सीक्वेंस सीखेंगे। तो सीक्वेंस ही काम करता है। ओके, कहीं से भी कुछ भी कर लिया तो वह फायदा नहीं करता है। हर चीज का एक सीक्वेंस है, हर चीज का एक तरीका है। तो
तरीके से चलेंगे, आराम से चलेंगे। समय इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेन्द्र। और एक छोटा सा ओके, चलिए।